कभी कभी एक साधारण ट्रेन यात्रा आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है, लेकिन प्रतीक को नहीं पता था कि जिस ट्रेन में वह कल सफ़र करने वाला है, उसी ट्रेन में उसे एक ऐसा झुमका मिलने वाला है जो उसे उसकी मंजिल तक नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य और मोहब्बत तक ले जाएगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस झुमके की असली मालकिन कौन थी और क्यों उसकी तलाश में प्रतीक अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला था। जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस सफ़र का आखिरी स्टेशन सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो आपका दिल छू जाएगा। आइए फिर कहानी शुरू करते हैं। लव इन ट्रेन, मोहब्बत का सफ़र, भाग 1। भाई कहाँ की तैयारी है आज? इतनी जल्दी क्यों घर निकल रहा है? प्रतीक के केबिन का दरवाज़ा खोलते हुए किसी ने पूछा। प्रतीक फाइलों को अलमारी में लॉक करते हुए पलटा तो देखा दरवाजे पर ऋषभ खड़ा था। ऋषभ ने फिर इशारे में पूछा, कहाँ? प्रतीक जल्दी जल्दी अपने काम में व्यस्त होते हुए बोला, बाजार जाना है? तू भूल गया? कल ट्रेन है मेरी, निकलना है मुझे। और तू भी चल, शॉपिंग करनी है। ओके वेट 10 मिनट, जस्ट यू लॉक योर केबिन, आई एम कमिंग। ऋषभ ये बोलते हुए चला गया। ऋषभ और प्रतीक एक ही ऑफिस में साथ काम करते थे और फ्लैटमेट और कॉलेज टाइम से पक्के यार हैं। प्रतीक को कल दार्जिलिंग जाना है घूमने, तो उसी के लिए शॉपिंग करनी है। दोनों ऑफिस के काम को ख़त्म करके शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। दोनों शॉपिंग ख़त्म करके लौट रहे थे, तभी रास्ते में ऋषभ प्रतीक की तरफ गुस्से से देखता है। प्रतीक अनजान बनते हुए बोलता है, क्या मैंने क्या किया यार? अब उसको एक्स्ट्रा पैसे क्यों दूं जब उसका रेट कम है? ऋषभ बोला, कमीने इतना पैसा कहाँ ले जाएगा? तेरे पापा इतने बड़े आदमी हैं, फिर भी तू इतना मोल भाव करता है। क्या हो जाएगा अगर 2 पैसे उसे ज़्यादा मिल जाएंगे तो? प्रतीक ने कहा, बात पैसे की नहीं है यार, बात ईमानदारी की है। कि तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। अबे भाग जल्दी, ये जनवरी के मौसम में बारिश और ठंड तो दम तोड़ के ही मानेंगे। ऋषभ चिल्लाता हुआ भाग रहा था। तभी एक लड़की अचानक से प्रतीक से टकरा गई। प्रतीक और वो लड़की दोनों नीचे जमीन में गिर गए। जैसे तैसे दोनों उठे, तब तक दोनों भीग चुके थे। प्रतीक गुस्से में उठा, लेकिन लड़की जल्दी में तो तुरंत चिल्लाते हुए भाग गई। देखकर नहीं चल सकते हो? प्रतीक उसे गुस्से में देखता रहा और मन में बड़बड़ाते हुए बोला, साड़ी के साथ हील कौन पहनता है और मुझसे बोल रही है देखकर नहीं चल सकते? और ये ईयररिंग गिर गया तुम्हारा। प्रतीक जब तक उसे वापस बुलाता वो जा चुकी थी। प्रतीक जल्दी से कार में आकर बैठ गया। ऋषभ भाई साहब बड़े खुश दिख रहे थे किसी से फ़ोन पर बात करके। अच्छा, सी यू इन द मॉर्निंग, बाय, लव यू बोलते ही फ़ोन रख भी ना पाया था ऋषभ कि प्रतीक बोला, कौन था बे? अब तू तो जा रहा है घूमने, तो मैं अकेले कैसे रहूँगा? तो अदिति आ रही है सुबह, ऋषभ खुश होते हुए बोला। प्रतीक ने कहा, अभी यार ये कब हुआ? उसको कब बताया तूने? ऋषभ चिढ़ाते हुए बोला, अरे यार उसके ऑफिस का काम है तो 3 दिन तक यहीं रुकेगी बस यार। और तू चोर कब से बन गया बे? उस लड़की का झुमका क्यों ले आया? अबे चुप, गिर गया था, जब तक देखा तो वो निकल गई थी तो ले आया। और बेवकूफ़ लड़की खुद देखकर नहीं चलती और मुझ पर चिल्ला रही थी। प्रतीक ने मुंह बनाते हुए बोला। बातें करते करते दोनों घर चल दिए। इधर निशी अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है। निशी से अन्या हंसते हुए बोलती है, निशी कहाँ रह जाती हो और ये बारिश के साथ डुबकी भी लगाए तुम? तभी निशी चिल्लाई, मुझे शौक नहीं था, पता नहीं कौन बदतमीज़ था, टकरा गया कमीना। अन्या फिर बोली, मैंने तुमको झुमके दिए थे, एक कहाँ गिरा आई? यार तुमको अब से कुछ नहीं दूंगी, सब बेकार कर देती हो। अरे नहीं मेरी जान, सॉरी यार, अब पता नहीं कहाँ गिर गया, सॉरी, अब घर चलें? निशी ने अन्या को समझाते हुए कहा। दोनों घर चल देते हैं। इधर प्रतीक पैकिंग में बिजी था। 1 बैग 2 बैग, ये देखकर ऋषभ बोला, तू घूमने जा रहा है या घर बसाने? इतने बैग का क्या करेगा? प्रतीक मुस्कुराया, तभी उसकी नज़र उस झुमके पर पड़ी। उसे देखकर ये बोलते हुए वापस अपने एक्सेसरीज बैग में रख दिया। पागल लड़की। अगले दिन हॉल में बैठकर ऋषभ और अदिति घूमने की तैयारी कर रहे थे और प्रतीक दार्जिलिंग निकलने के। और प्रतीक अपना बैग पैक
और एक छोटा सा बैग लेकर चलने लगा। ये देखकर ऋषभ बोला, अबे रात में तूने 3 बैग पैक किए थे और लेकर बस ये 2 छोटे छोटे बैग जा रहा है। प्रतीक बोला, अरे यार घूमने जा रहा हूँ, मस्ती करूँगा, बाकी सामान वहीं खरीद लूँगा यार। ओके अब चलता हूँ, ट्रेन है मेरी, ख्याल रखना अपना, और अदिति भाभी जी का भी। अदिति बीच में टोकते हुए बोली, तुम कब भाभी ला रहे हो यार, और क्लीन शेव कर ली, लुक चेंज, स्मार्ट लग रहे हो, देखना कहीं वहीं भाभी ना मिल जाए। और सब हंस दिए। प्रतीक ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं यार, बस हैवी बियर्ड लुक से मन भर गया था तो चेंज कर दिया। कुछ देर बाद प्रतीक स्टेशन पर पहुंच चुका था और ट्रेन भी आ चुकी थी। प्रतीक ट्रेन के 2 सीटर कैबिन में बैठकर गाने सुन रहा था कि तभी एकदम से दरवाज़ा खुला और एक लड़की आती है। बिल्कुल अजीब रफ जीन्स, जगह जगह से फटा हुआ और घुंघराले बाल, और सनग्लासेस के साथ अचानक प्रतीक के गोद में बैग फेंक देती है और चिल्लाती है, टीटी हुआ तो अपनी मनमानी चलाएगा तू, रुक तेरी तो मैं कंप्लेंट करती हूँ। प्रतीक बैग फेंकने की हरकत से गुस्साते हुए बोला, दिखाई नहीं देता क्या तुमको? लड़की पलट कर देखती है और बोलती है, अरे वो देखा नहीं, साइड में रख दोगे तुम? हद है यार, गलती भी और अकड़ भी, प्रतीक मन में सोचने लगा और बैग को उसकी सीट पर फेंक कर बोला, तमीज़ नहीं है क्या? और खिड़की की तरफ देखने लगा। वो प्रतीक की बात को इग्नोर कर अपनी सीट पर बैठ गई। प्रतीक ने फ़ोन चार्ज करने के लिए चार्जर बैग से निकाला, तभी वो झुमका नीचे गिर गया। तभी निशी झुमका देखकर बोली, एक्सक्यूज मी, ये झुमका कहाँ से मिला तुम्हें? प्रतीक बोला, तुमसे मतलब? निशी गुस्से में देखते हुए बोली, ये मेरा है, खो गया था, तुमको कहाँ से मिला? प्रतीक ने कहा, कल एक बदतमीज लड़की टकरा गई थी, उसी का गिर गया था। निशी झल्लाते हुए बोली, वो लड़की मैं ही हूँ, और बदतमीज किसको बोला? देखकर खुद नहीं चलते हो? प्रतीक ने गुस्से में कहा, ओ हेलो, साड़ी के साथ हील कौन पहन के भागता है, गिरोगी ही। तुमसे मतलब? तुम बताओगे कि मैं क्या पहनूं और क्या ना पहनूं, और तुम वापस नहीं कर सकते थे अगर गिर गया था, निशी अकड़ते हुए बोली। प्रतीक ने कहा, यही काम नहीं है मेरे पास कि लोगों से टकराने के बाद उनके सामान वापस करता रहूं, समझी तुम? गलती भी खुद की और अकड़ भी खुद दिखाओ। तुम्हारे साथ अब तो अकेले इस कैबिन में और नहीं रह सकता, टीटी से बोलकर अभी सीट चेंज करता हूँ, वरना पूरा सफ़र खराब कर दोगी। निशी कहती है, हाँ मुझे भी शौक नहीं है अपना सफ़र खराब करने का, मैं खुद उस कमीने टीटी से बोलकर सीट चेंज करती हूँ। दोनों गुस्से में कैबिन से निकलकर टीटी के पास चल देते हैं, एक कैबिन के इस तरफ तो दूसरा उस तरफ। लेकिन तभी ट्रेन की सीटी की आवाज़ आती है और ट्रेन चल देती है। ट्रेन कानपुर सेंट्रल से निकल चुकी है, धीरे धीरे कानपुर पार करती है। अरे ये क्या, दोनों अभी भी एक ही कैबिन में, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। प्रतीक मन में बड़बड़ाता है, टीटी सच में कमीना है, एक सीट का जुगाड़ नहीं करा सकता, इतनी फुल है ट्रेन क्या? तभी उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है। खिड़की के बाहर बने वो घर, झोपड़ी, गरीबी और गंदगी में रहते लोग, और इतनी ठंड में भी कम कपड़ों में खेलते बच्चों पर, जिनको बस अपनी दुनिया से मतलब है। तभी कानपुर की एक अलग खूबसूरती दिखाई पड़ती है, गंगा नदी। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी और प्रतीक दरवाजे पर खड़े होकर पीछे भागती हुई खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। और ट्रेन संगम के अर्धकुंभ से प्रयागराज स्टेशन पर आ चुकी थी। प्रतीक कैबिन के अंदर आया तो देखा निशी खिड़की के पास बैठी थी। तभी अचानक लगे ब्रेक से उसकी नज़र सीट के नीचे से निकले उस झुमके पर पड़ी, जो अभी भी नीचे ही था। शायद लड़ाई के चक्कर में दोनों उठाना भूल गए। प्रतीक ने झुककर झुमके को उठाया तो निशी ये देखकर बोली, वो मेरा है, मुझे दो। प्रतीक चुपचाप झुमका देकर सोचता है, कितनी अकड़ है इसमें, उफ, और बैठ जाता हूँ। तभी एक आवाज़ से प्रतीक चौंक जाता है। आवाज़ निशी की थी। निशी उससे बोली, सुनो, आई एम सॉरी, वो कमीने टीटी का गुस्सा आप पर निकाल दिया। वैसे मैं निशी और आप। प्रतीक सोच में था, इतनी अकड़ू लड़की इतनी प्यार से कैसे? निशी फिर बोली, क्या सोचने लगे आप?
अरे नहीं, मैं प्रतीक, और आप मुझे तुम बोल सकती हो। और एक बात, टीटी सच में कमीना है, प्रतीक ने कहा। दोनों हंस दिए। दोनों की बातों के साथ ट्रेन प्रयागराज से निकल चुकी है। धीरे धीरे लड़ाई से शुरू हुआ ये सफ़र अब दोस्ती में बदल रहा था। प्रतीक पूछता है, तुमको कहाँ जाना है? निशी जवाब देती है, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग घूमने के लिए। और तुम्हें? प्रतीक चेहरे पर मुस्कुराहट और चमक दोनों लाके कहता है, मैं भी सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग जा रहा हूँ। वह क्या बात है। वैसे एक बात पूछूं आपसे? निशी, हाँ पूछिए। कल तो साड़ी में थी, बिल्कुल भारतीय नारी की तरह, लेकिन आज ये इतना रफ लुक क्यों? प्रतीक ने जानने की उत्सुकता से पूछा। निशी बोली, अरे यार, वो कल घर में पार्टी थी तो मेरी माँ को पसंद नहीं कि मैं ऐसे फटे और छोटे कपड़े पहनूं। और वैसे तुम भी कल, जहाँ तक मुझे याद है, फॉर्मल लोग दाढ़ी के साथ, लेकिन आज तो बिल्कुल अलग ही लुक है। मैं पहचान भी नहीं पाई। प्रतीक ने हंसते हुए कहा, पहचान तो हम भी नहीं पाए तुमको वैसे, और ये लुक बस घूमने के लिए बनाया है। रात के 11:45 हो गया था। दोनों बातों में इतना व्यस्त कि सोना ही भूल गए। अरे यार, प्यास और भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ होगा? निशी पूछती है। प्रतीक जवाब देता है, नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन ट्रेन की स्पीड कम हो रही है, शायद कोई स्टेशन आ रहा है, ले लेंगे अभी कुछ भी। स्टेशन पर आके ट्रेन रुकती है। निशी कुछ पैसे लेकर नीचे उतरती है और उस छोटे से बिल्कुल खाली स्टेशन पर अपने लिए बड़ी मुश्किल से फ्रूट ढूंढकर खरीदती है। जैसे ही वापस ट्रेन की तरफ आती है कि तभी अचानक से एक आदमी उसके हाथ से पैसे छीनकर भागता है। निशी चिल्लाती है, चोर चोर, लेकिन किसी को आसपास ना पाकर खुद उसके पीछे भागती है। वो चोर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाता है। इधर प्रतीक आवाज़ सुनकर बाहर आता है, लेकिन निशी उसे नहीं दिखती, तो प्रतीक उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। यहाँ ओवरब्रिज के ऊपर निशी को एक चौकीदार सोता दिखाई देता है। वो चिल्लाती है, ओए चोर। चौकीदार हड़बड़ा के उठता है और चोर की तरफ लपकता है, लेकिन चोर उसे धक्का देकर भाग जाता है। निशी दौड़ते हुए पुलिस वाले से बोलती है, फट्टू, चूड़ियाँ पहन ले कमीने। तभी प्रतीक की नज़र ओवरब्रिज पर भागती निशी पर पड़ती है। वो उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में ट्रेन का हॉर्न बजता है और ट्रेन चल देती है। दोनों हॉर्न सुन के चोर का पीछा छोड़कर ट्रेन की तरफ भागते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर आने के कारण ट्रेन रफ्तार पकड़ लेती है और ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है। दोनों भागते भागते थक जाते हैं, लेकिन ट्रेन जा चुकी है। अब दोनों एक अनजान स्टेशन पर एक दूसरे को खड़े देख रहे हैं। दोनों स्टेशन पर खड़े थे, तभी प्रतीक देखता है कि निशी की आंखों में आंसू आ गए हैं। प्रतीक निशी को देखते हुए बोलता है, अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम रोती भी हो? तभी प्लेटफॉर्म की लाइट एकदम से बंद हो जाती है। निशी पलटकर प्रतीक से चिपक गई। प्रतीक इस अचानक मिलन से चौंक गया, लेकिन उसके उदास मन में डरे हुए चेहरे को देखकर कुछ नहीं बोल पाया। पहली बार कोई लड़की उसके इतने करीब थी, इसलिए सोच ही नहीं पाया कि क्या करें। प्रतीक ने महसूस किया कि उसकी धड़कन निशी की धड़कन के आगे बंद हो चुकी है और निशी का दिल डर से इतनी तेज धड़क रहा था कि वो उसे अपने सीने में महसूस कर सकता था। तभी खुद को संभालते हुए निशी के सर पर हाथ रखते हुए प्यार से उसके कान में बोला, डरो मत, मैं हूँ ना। अच्छा, घर पर फ़ोन लगाकर बता दो कि मैं मुसीबत में हूँ। तभी लाइट आ जाती है। निशी खुद को प्रतीक के साथ से एकदम से अलग करती है। उसकी आंखों में उसका शर्माना प्रतीक को साफ साफ दिख रहा था। फिर वो अपना फ़ोन देखती है, लेकिन फ़ोन उसके पास नहीं होता है। फ़ोन तो ट्रेन में ही है, अब क्या करूं? अब मैं इस अनजान जगह में रात के 12 बजे किसी दानापुर स्टेशन पर हूं। हद है यार, निशी चिल्लाते हुए बोली। प्रतीक ने कहा, अच्छा मेरे फ़ोन से कर लो। निशी थोड़ा डरते हुए बोली, मैं घर से भाग कर आई हूँ, फ़ोन नहीं कर सकती हूँ। क्या बोल रही हो तुम? भाग कर आई हो? लेकिन क्यों?
प्रतीक ने परेशान होते हुए पूछा। निशी ने कहा, बाद में बताऊंगी, अभी कुछ करो ना, तुम्हारे पास तो पैसे होंगे। नहीं यार, जल्दी जल्दी में पर्स ट्रेन में ही रह गया, प्रतीक परेशान होते हुए बोला। अब कैसे होगा, मैं क्या करूंगी, घर में सभी परेशान हो जाएंगे, निशी बड़बड़ाती रही। तभी प्रतीक किसी से फ़ोन पर बात करता है। हेलो पापा, एक हेल्प कर दीजिए, प्रतीक पापा से बात करते हुए बोला। फ़ोन के उस तरफ से पापा बोले, आखिर आ गई हमारी याद, बताओ क्या हेल्प चाहिए। सुनकर प्रतीक को गुस्सा तो बहुत आया, दिल किया कि फ़ोन रख दे, लेकिन निशी को परेशान देखकर बोला, एक कार चाहिए दानापुर स्टेशन पर, मैं लोकेशन सेंड कर देता हूँ। इतना बोलकर प्रतीक ने फ़ोन रख दिया। निशी ने सोचते हुए पूछा, तुम्हारे पापा क्या कर लेंगे यहाँ, वो तो इतनी दूर हैं। प्रतीक मुस्कुराया और कहा, बाहर चलो, अगले स्टेशन पर ट्रेन भी पकड़नी है। निशी बोली, कैसे, हम इतनी जल्दी कैसे पहुँचेंगे। दोनों बाहर आने लगे। तभी निशी ने धीरे से अपना हाथ प्रतीक के हाथ में थमा दिया। प्रतीक ने पहले दोनों हाथों की ओर देखा, फिर निशी की ओर, फिर चुपचाप उसका हाथ पकड़कर चल दिया। निशी बिना उसकी तरफ देखकर बोली, हल्का सा डर लग रहा है इसीलिए पकड़ लिया। प्रतीक फिर मुस्कुराया। दोनों एक बेंच पर जाकर बैठ गए। देखा, निशी को कम कपड़ों की वजह से ठंड लग रही थी। प्रतीक ने आसपास आग की उम्मीद से देखा, लेकिन सन्नाटे के अलावा वहाँ कुछ नहीं था, तो अपनी जैकेट उतारकर निशी को पहना दी। निशी ने जैकेट को कसकर पकड़ लिया। अब थोड़ी गर्माहट लगी तो प्रतीक की तरफ देखा तो अब उसे ठंड लगने लगी। निशी प्रतीक के करीब, बिल्कुल करीब आकर बैठ गई। निशी को फिर इतने करीब देखकर प्रतीक फिर शर्मा गया। लेकिन जब प्रतीक ने निशी की आंखों में देखा तो दोनों ने आंखों ही आंखों में हजारों बातें कर ली थी और फिर एक बार फिर एक दूसरे के उतने ही करीब आ गए। ठंड शायद दोनों के होंठों के मिलन से गायब होने को तैयार थी, लेकिन तभी सामने से दो स्पोर्ट कार आ गईं। कार की तेज रोशनी से एकदम दोनों अलग हुए। एक ड्राइवर निकलकर बाहर आया, बोला, सर कहाँ चलना है, चलिए तुम पीछे वाली गाड़ी में आओ, ये गाड़ी हम चलाएंगे। प्रतीक ने निशी के लिए दरवाज़ा खोला। निशी के मन में हजारों सवाल आए। उसने पूछने की कोशिश की तो प्रतीक बोला, अभी कुछ नहीं, ट्रेन पकड़ लें पहले और ये ड्राइव एंजॉय करो बस। निशी ने हाँ में सिर हिलाया। और तुम लोग सीधे बेगूसराय स्टेशन पर मिलना, प्रतीक ने दूसरे कार में बैठे ड्राइवर को आदेश दिया और गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया। कुछ ही देर में गाड़ी हवा से बातें करने लगी। निशी सब कुछ भूलकर बस एंजॉय कर रही थी और चिल्लाए जा रही थी, और तेज और तेज और तेज। जिस सफ़र को ट्रेन से 2 घंटे लगते उसे प्रतीक ने 2 घंटे से कम में ख़त्म कर दिया था। दोनों बेगूसराय स्टेशन पर पहुंच चुके थे। देखा, ट्रेन वहां पहले से खड़ी थी। दोनों तुरंत भागे, जल्दी से ट्रेन में चढ़ गए। जाकर कैबिन में पहुंचे तो दोनों थकान के कारण सीट पर थम से बैठ गए। सुबह के 4 बज गए थे और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन थकान के कारण कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। अब सुबह के 7 बज रहे हैं। सुबह के सूरज की रोशनी खिड़की से सीधे प्रतीक के मुंह पर पड़ते हुए उसको एक नई सुबह का एहसास करा रही थी। जब प्रतीक ने नीचे आंखें झुकाकर देखा तो निशी उसकी गोद में सो रही थी। न जाने क्यों प्रतीक की हिम्मत नहीं हुई उसे उठाने की। बस एक नज़र उसे देखता रहा। वो मीठी धूप निशी के चेहरे को एक अलग ही चमक दे रही थी। प्रतीक ने धीरे धीरे से उसके चेहरे पर आते हुए बालों को हटा दिया, लेकिन तभी निशी की आँख खुल गई। खुद को प्रतीक की गोद में देखकर उठी और बोली, सॉरी, वो रात को याद नहीं रहा होगा। अरे कोई बात नहीं, प्रतीक हंसते हुए बोला। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी सीट पर चुपचाप बैठ गए। खिड़की के बाहर वो बर्फीले पहाड़ों को देख रहे थे। ट्रेन सिक्किम आ चुकी थी, बस कुछ घंटों का सफ़र और बाकी था। तभी चाय आती है। प्रतीक केविन की शांति को तोड़ते हुए पूछता है, तुम घर से क्यों भाग कर आई हो? निशी हंस देती है और कहती है, मैं ऐसी ही हूँ, वो मुझे मज़ा आता है ऐसा पागलपन करने में।
वैसे घर पर एक छोटा सा खत छोड़ कर आई थी। प्रतीक चौंकते हुए बोला, घर में सब परेशान नहीं होते हैं? अरे नहीं, उनको पता है मैं ऐसी ही हूँ और विश्वास है उनको मुझ पर, और फ़ोन भी तो है मेरे पास, कोई और बात ही नहीं है। निशी ने गरम गरम चाय की चुस्की लेते हुए बोलती ही जा रही थी। और तुम बताओ, तुम्हारे एक फ़ोन से एक अनजान शहर में गाड़ी कैसे आ गई? निशी ने पूछा। प्रतीक बोलता है, तुम भारत के सबसे ज़्यादा होटलों के मालिक को तो जानती ही होगी। अरे उन्हें कौन नहीं जानता, वीर सिंह है ना? निशी उत्सुकता से बोली। हाँ, तो मैं उनका ही बेटा हूँ, प्रतीक शांत होते हुए बोला। तुम वो प्रतीक हो और ऐसे घूम रहे हो, डर नहीं लगता तुमको? निशी चौंकते हुए बोली। प्रतीक बोलता है, अरे दुनिया बस मेरा नाम जानती है, मेरी शक्ल नहीं, जैसे कि तुम भी अभी तक मेरा नाम ही जानती थी। तभी ट्रेन के एकदम से ब्रेक लगते हैं। इस झटके से निशी की चाय एकदम से प्रतीक के ऊपर गिर जाती है। निशी हड़बड़ा कर बोलती है, ओह सॉरी, वो गलती से, सॉरी। प्रतीक अपनी शर्ट साफ करते हुए बोलता है, अरे कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर लेता हूँ। प्रतीक बाथरूम आके अपनी शर्ट चेंज करता है और गेट से बाहर निकलता है तो देखता है बर्फ गिर रही है, ठंड बढ़ चुकी है। ट्रेन सीटी मारते हुए स्टेशन से निकलती है। अरे ये क्या, ये तो आखिरी स्टेशन से इसके बाद सिलीगुड़ी, प्रतीक सोचते हुए अंदर आता है। इधर निशी उस सीट पर कल से पड़े उस झुमके को उठाती है और अपने बालों को एक तरफ करके दूसरे कान में पहन लेती है। ये देखकर प्रतीक मुस्कुरा देता है। निशी प्रतीक से पूछती है, क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रहे हो? प्रतीक बोलता है, कुछ नहीं, मतलब इतनी अकर तारीफ भी नहीं कर सकते। निशी मन में सोचते हुए अपना बिखरा सामान पैक करती है। तो तुम्हारे साथ सफ़र बहुत मज़ेदार रहा, बस हम दोनों की मंजिल आने वाली है, प्रतीक सामान पैक करते हुए बोला। निशी हंसते हुए बोली, हाँ ये सफ़र ज़िंदगी भर याद रहेगा, पता नहीं अब कब मुलाकात हो हमारी, शायद कभी हो भी या नहीं। अरे पागल, एक बार बोल तो पूरे दार्जिलिंग को बता दूं कि मेरे साथ कोई आया है इस शहर को एक खूबसूरत कहानी देने, प्रतीक मन में सोचता है। अरे क्या सोचने लगे तुम? निशी प्रतीक को सपने से निकालते हुए बोली। प्रतीक बोला, अरे कुछ नहीं, तुम बोल दो ये शहर क्या पूरी दुनिया को पागल कर देंगे हम दोनों मिलकर। निशी सोचने लगी। तभी प्रतीक बोला, अरे अब तुम कहाँ खो गई? आ गई अपनी स्टेशन, चलो उतरो। दोनों ट्रेन से उतरकर एक इस तरफ तो दूसरा उस तरफ चले जाते हैं। निशी मन में बोलती है, जाने दो, कुछ कहानियाँ अक्सर अधूरी ही रह जाती हैं। निशी स्टेशन से बाहर निकलती है। तभी, वैसे झुमका अच्छा लग रहा तुम पर, प्रतीक अचानक से आके साथ चलते हुए बोलता है। निशी बगल में उसे देखकर मुस्कुरा देती है। लगता है ये शहर एक और कहानी अपने अंदर लिखना चाहता है, प्रतीक बोलता है। और बस धीरे से निशी का हाथ पकड़ लेता है। दोनों साथ में चल देते हैं। तो स्टोरी सीकर्स, यहाँ पर हमारी कहानी लव इन ट्रेन ख़त्म होती है। तो कैसी लगी आपको कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।